हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में अभी गॉस थ्योरम को पढ़ा है और हम उसी गॉस थ्योरम की मदद से कुछ ऐसे सरफेसेस से फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा सिमेट्री दिखाते हो। अब देखो ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहला जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है फील्ड ड्यू टू, वो जो आपसे पूछेगा फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है? जो चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा? एक लाइन सरफेस के ऊपर होगा, ऐसे समझिए। सॉरी, फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये समझिएगा। अब फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये रहा एक, अरे यार इसे देखो, कैपेसिटर को छोड़ो, कैपेसिटर तो अभी तुम्हें पढ़ाएंगे। ये रही, जैसे मान लीजिए ये रही एक वायर। अब अगर मान लीजिए वायर बहुत लंबी है और इस वायर के सरफेस पर चार्ज है, तो इस वायर को अगर मैं ऐसे रख दूं तुम्हारे सामने ऐसे, और इसके सामने ये रिवायर, इसके सामने कोई पॉइंट पर अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी है, तो आप उसे कैसे बताएंगे? उसके लिए हम ये सारा हिसाब कर रहे हैं। अब बेटा गॉस ने हमें बड़ा सिंपल तरीका बताया। उन्होंने कहा कि भैया जो भी सरफेस पर चार्ज है, जो भी चार्ज है, उस चार्ज को क्या करो? एनक्लोज कर लो। एक कौन से सरफेस में? जिसे आपने नाम दिया कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। तो यहां पर हम जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं? हम यहां पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हर एक चीज के पीछे की एक वजह है बेटा। मुझे इस वायर को चारों तरफ से क्या करना है? एनक्लोज करना है। जैसे अगर ये मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर खुद में एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, वायर भी एक कैसी बॉडी होती है? सिलिंड्रिकल बॉडी। तो इसको अगर मुझे एनक्लोज करना है तो इसके आगे पीछे गोला बनाने का तो कोई लॉजिक है नहीं। इसको एनक्लोज एक ऐसी फिगर में करो जिसका आप इजीली एरिया वगैरह कैलकुलेट कर पाए। तो हम इसे एनक्लोज करेंगे किसके अंदर? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर। अब जब मैं इसे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज कर रहा हूं तो ये रही, मान लेते हैं वायर। वायर के सरफेस में मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली कैसी जाती है? आउटवर्ड जाती है। अब आप इसे समझिए बेटा, एल लेंथ जो है वो सिलेंडर की हमने मानी है गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है वो हमने आर माना है। गॉसियन सरफेस पर अगर आप एक सिलेंडर बनाते हैं, जैसे कि अगर हम एक कैन की बात करें, जैसे मान लीजिए ये रहा गॉसियन सरफेस, हम इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पहले कह रहा हूं। तो ये मान लीजिए ये था आपका मार्कर, इसको अभी पूरा एनक्लोज वो नहीं कर रहा हूं अंदर इसके। जैसे मान लीजिए चलिए पेन, ये वायर, मैंने इस वायर को एनक्लोज कर लिया किसके अंदर? एक सरफेस के अंदर। ये रहा सरफेस, इसके अंदर मैंने इसे क्या कर लिया? एनक्लोज कर लिया। अब इसके तीन सरफेस, ध्यान से देखिएगा, गॉसियन सरफेस तीन सरफेस से मिलकर बना। एक ये पूरा गोला, ये जो पूरा सरफेस है ये, एक हो गया ऊपर वाला गोला और एक हो गया नीचे वाला गोला। तो एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस। तो इन तीन सरफेसेस को मिलाकर क्या बना है? गॉसियन सरफेस। वही मैंने यहां पर लिखे, एक लिखा है S1, एक लिखा है S2 और एक लिखा है कौन सा? S3। इन तीन गॉसियन सरफेसेस को मिलाकर मैंने ये सरफेस बनाया है पूरा। अब इसके थ्रू हमें क्या निकालना है? बट देखो बेटा, जब भी आपको ये वाली डेरिवेशंस करनी है ना, कंसीडर वगैरह तो लिख लेंगे। मेन हमारे लिए क्या होता है? मेन हमारे लिए हिसाब होता है कि किस चीज को मैच कराना है। दो चीजें बनानी है। एक इक्वेशन एज यूजुअल बनानी है किसके थ्रू? जो तुम्हें फॉर्मूला पता होता है फ्लक्स का, और एक आपको लगानी है गॉस थ्योरम। अब मान लेते हैं जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बात आती है कि सर हमने यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को ही क्यों रखा? मैं कहूंगा मेरी मर्जी। आप कहोगे चुपचाप बता, फिर मैं कहूंगा सॉरी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो चार्ज है वो एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे वायर है, इसको आप लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जो चार्ज है वो एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। अब जब हम लैम्डा की बात करेंगे, लैम्डा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? चार्ज पर यूनिट। किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ पर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? Q एनक्लोज्ड। बेटा देखो गॉसियन सरफेस कितनी लेंथ का है? L लेंथ का। तो वायर की भी कितनी लेंथ ली जाएगी? L लेंथ, क्योंकि इसने, देखो वायर को तो मैं इंफिनिटी मान सकता हूं, बहुत लंबी वायर है, उसमें से मैं क्या कर रहा हूं? कुछ चार्ज को एनक्लोज कर रहा हूं और उसके थ्रू क्या निकाल रहा हूं? फ्लक्स निकाल रहा हूं। और फिर जैसे जैसे लेंथ वेरी करेगी वैसे वैसे फ्लक्स भी वेरी करता रहेगा। तो जितनी लेंथ है, यहां पर हमने इनफाइनाइट लेंथ मानी है, तो मैंने अगर गॉसियन सरफेस L लेंथ तक एनक्लोज करा है तो उसी को यहां पर आप रखोगे, तो आपका Q एनक्लोज जो रहेगा वो यहां से क्या हो जाएगा? लैम्डा इनटू किसकी लेंथ? गॉसियन सरफेस की लेंथ L। यहां से मुझे कौन मिल गया है? Q एनक्लोज। अभी क्यों निकाला है वो हम समझेंगे। देखो हमें पता है जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस,
गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा होगा उसे कैसे निकालें? बेटा फ्लक्स तीन वजह से आ रहा होगा। एक आ रहा होगा फ्लक्स कौन से सरफेस से, S1, एक आ रहा होगा फ्लक्स कौन से सरफेस से, S2, और एक आ रहा होगा फ्लक्स कौन से सरफेस से, S3। एक तो वो वाले सरफेस से जो हमने अभी सिलेंडर वाला पढ़ा था, एक ऊपर वाले सरफेस से, एक नीचे वाले सरफेस से। देखो ये रहा प्लस, ठीक है, ये रहा वायर, इसके सरफेस पे चार्ज है, वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे ध्यान से समझेगा। पहली बात तो 3D में समझोगे तो ज्यादा समझ आएगा। इससे फील्ड लाइन आ रही है बाहर चारों तरफ, सामने आपकी तरफ भी, मेरी तरफ भी, इधर भी, बट रेडियली आ रही है ऐसे। मैंने इसको उठाया और एक गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज कर दिया, ऐसे रख दिया। अब मुझे क्या दिखेगा? इस गॉसियन सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही होंगी, ऐसे 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 ऐसे। अब बात आती है बेटा दो सरफेस, अगर मैं ये बाहर वाले सरफेस को देखूंगा, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आपकी तरफ देखेंगे एरिया वेक्टर ऐसे, इधर के लिए एरिया वेक्टर ऐसे, इधर के लिए एरिया वेक्टर ऐसे। तो एरिया वेक्टर चारों तरफ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ साथ क्या कर रही है? वेरी कर रही है। क्या आपको ये दिख रहा है? इस सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल बाहर आ रही है और एरिया भी कैसा है? नॉर्मल। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ये वाले एरिया के लिए, S1 के लिए, तो S1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है कौन से वेक्टर के? एरिया वेक्टर के। अब बात करते हैं S2 और S3। बेटा एक बात बताओ, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसे बाहर, अब इसको हटा देते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ऐसे बाहर, और ये नीचे वाले सरफेस को देखो, इसका एरिया वेक्टर कहां की तरफ आएगा? बाहर की तरफ। टेक्निकली ऐसे देखूंगा तो नीचे से एरिया वेक्टर आ रहा है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे। तो तुम्हें क्या दिखेगा कि सर ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे की तरफ कौन सा वेक्टर? एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच में कितने का एंगल दिख रहा है? सामने से जिंदा जिंदा बता दो, साफ दिख रहा है 90 डिग्री। मतलब जो ये वाला आपका एरिया है S2 और ये वाला जो एरिया है S3, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों ही केस में क्या रहेगी? परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। कौन से वेक्टर के? एरिया वेक्टर। और अगर परपेंडिकुलर रहेगी तो cos 90 क्या होता है? 0। मतलब ये वाला तो पूरा टर्म जो है वो क्या हो गया है? 0 हो गया। तो फ्लक्स सिर्फ कौन से वजह के आया था? S1। अब फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो, फ्लक्स होता है E डॉट dA। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें निकालनी है, यहां पुट मत कर देना KQ/R²। बेटा बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है, यहां पर ये बराबर चल रही है फ्लक्स के E इंटू में एरिया। बेटा एरिया कैसे निकाले? ये वाला जो एरिया है, ये पूरा जो ये सरफेस का एरिया है, ये वाला, ये पूरा, ये कैसे निकाले? एक बात बताओ, एक गोला कितने का? 2πr, और ये 2πr कितनी लेंथ तक है? L लेंथ तक। तो अगर मैं 2πr इंटू में L कर दूं तो ये मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। नहीं समझो तो फिर बताता हूं, ये रहा 2πr, ये रहा 2πr मतलब ये गोला, और L लेंथ मतलब L लेंथ तक। तो 2πr इंटू L से आपको कौन मिल जाएगा? एरिया। तो यहां मैं लिख दूंगा 2πr इंटू में क्या? L। ये क्या बन गया? एरिया। तो अब फ्लक्स को कैसे फाइनल लिखेंगे? अब एक फ्लक्स जो है वो हमें पता है किसकी मदद से? एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। एक फ्लक्स जो है बेटा वो हमने पढ़ा है किसकी मदद से? यूजिंग कौन सी थ्योरम? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की मदद से बात करें तो हमने फ्लक्स पढ़ा है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/E0 टाइम्स ऑफ Q एनक्लोज। अब आप कहोगे सर Q एनक्लोज कैसे लगा? मैं कहूंगा बेटा पहले लिखवा दिया था इसीलिए। अब आप इनको बराबर रखेंगे, दोनों को बराबर रख दीजिए, तो E इंटू 2πRL दिस इज इक्वल टू 1/E0 टाइम्स ऑफ Q एनक्लोज की जगह क्या रख देंगे? लैम्डा इंटू L। ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी, रुक जाओ, इसको थोड़ा यहां से लिख देते हैं। हम इसे क्या लिख देंगे? E इंटू 2πRL इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू L। आप कहेंगे सर L से L को कैंसिल करो, मैं कहूंगा ठीक है बेटा कर दिया। आप कहोगे सर हमें E निकालना था, वाह वाह मिल गया। E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πε0 R। मतलब क्या कहना चाह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा लीनियर चार्ज होगा, मतलब जितना ज्यादा लेंथ के ऊपर चार्ज होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। आप कहोगे हाँ जी सर मानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है मीडियम की परमिटिविटी के ऊपर। आप कहोगे हाँ जी सर ये भी मानते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है आर के ऊपर। अब ये आर कौन है ये समझ लेना। मान लो अगर बेटा मुझे किसी इस पी पॉइंट, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो वो मान लेते हैं सेंटर से, वायर से आर डिस्टेंस दूर है, तो आर गॉसियन सरफेस का रेडियस होता है, बट यहाँ पर आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। जो आर है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। जहां पर आपको क्या निकालनी है?
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मतलब जितना ज्यादा लाइन चार्ज से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती चली जाएगी। यही प्रिंसिपल है। इसी तरीके से आपको बाकी दो डेरिवेशंस भी करनी होती है, उन्हें भी हम देखेंगे। बट एक ही चीज, सबसे पहले फ्लक्स निकालो, उसके बाद गॉस थ्योरम लगा के दोनों को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली बार 2023 वाले 2023 वाले पेपर में सीबीएसई में सेट 3 में ये क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछी गई थी, 2 नंबर में, 5 नंबर के क्वेश्चन। तो डेरिवेशन कहीं से भी आ सकती है, डेरिवेशन पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग रखिए, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।